नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। लोकसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त है, लेकिन दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की प्लानिंग अभी से शुरू हो गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद की छवि को बदलने में लगे हुए हैं, साथ ही विपक्ष को एकजुट करने की भी कोशिश है। दूसरी तरफ बीजेपी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से रणनीति तैयार कर रही है। दरअसल इस साल 9 राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी इसी साल चुनाव होंगे। अब 2024 से पहले 2023 में होने वाले चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। आखिरकार किसकी कितनी है तैयारी, इसी पर आज करेंगे बड़ी बहस। तो एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, अपनी छवि को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं और विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 को लेकर मंथन किया है, जिसमें पार्टी के दिग्गज शामिल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बीजेपी की इस बैठक में 2024 को लेकर रणनीति बनाई गई है, इस पर मंथन हुआ है, बातचीत हुई है। किस तरह दोनों ही बड़ी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, आज इस पर बात करेंगे। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। आपको मालूम है कि अध्यक्ष जी का एक और निर्देश पहले हुआ था, जिसकी रूपरेखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दी थी कि हमें कमजोर बूथों को ठीक करना है और 72,000 बूथ आइडेंटिफाई किए गए थे। लोकसभा में 100 बूथ देना था, विधानसभा में 25 बूथ देना था। जैसे मैं पटना साहब का एमपी हूं, तो कहा कि आप कोऑर्डिनेट करके 100 बूथ देखिए कहां कमजोर है। तो ऐसे बूथ 72,000 बूथ चिन्हित किए गए, 72,000 बूथ। और अध्यक्ष जी ने बड़े सुकून से कहा कि 1,30,000 बूथ पर हम लोग पहुंचे, जिनको मजबूत करने का फैसला हुआ। तो आप रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक भी चुनाव हारना नहीं है और बूथों को मजबूत करने की बात उनकी ओर से कही जा रही थी। कुछ खास सवाल हैं आज की चर्चा के लिए, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ इस पर चर्चा। क्या 2024 में मोदी का मैजिक फिर चलेगा, जिसका दावा बीजेपी के नेता लगातार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से 2024 में जीत होगी। भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर दिखेगा, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इसका असर जरूर दिखेगा, क्योंकि जन समर्थन राहुल गांधी के साथ है इस यात्रा के जरिए। सवाल यह भी है क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के एकजुट होने की तस्वीर हमने एक मंच पर तमाम विपक्षियों को देखा, बड़े बड़े पार्टी के नेताओं को देखा, बड़े बड़े नेताओं को देखा, लेकिन क्या एकजुट हो पाएगा विपक्ष 2024 के चुनाव में और बीजेपी से मुकाबला कर पाएगा, यह अहम सवाल है। इस पर भी आज बात होगी।
हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ हैं। प्रवीण अत्रे जी, आपका स्वागत है। जेजेपी से प्रवक्ता विवेक चौधरी हैं। विवेक चौधरी जी, आपका स्वागत है। पूर्व हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता हैं कृष्ण कुटेल। कृष्ण कुटेल जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं राजेंद्र सोरखी। राजेंद्र सोरखी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अत्रे साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। 24 पर चर्चा और 23 की बारी, कैसी है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसका कार्यकर्ता 24/7 जनता के बीच में रहता है। पार्टी की रीति और नीति उसका लगातार प्रचार और प्रसार करता है। और हम तो वो लोग हैं, उस समय भी हम जनता के बीच में रहे। कोरोना काल की बात कर रहा हूं, जब दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता घरों में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पे आम जनता की परेशानी में उनकी मदद कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का तो मंत्र है, मेरा बूथ सबसे मजबूत जी। बूथ जीता चुनाव जीता। तो हमारा जो संगठन की सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम बूथ अध्यक्ष बूथ समिति बोलते हैं, वो वहां तक संगठन इतना मजबूत है कि जो आने वाले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, चाहे हरियाणा प्रदेश के सरकार की बात करें, जो योजनाएं, जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम जनता के लिए हरियाणा में मनोहर जी की सरकार ने चलाए हैं, आज उनका नतीजा है। हरियाणा प्रदेश के किसान की बात करें, किसान सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। जिस तरह से मनोहर जी ने किसानी और खेती को जोखिम फ्री किया है अपनी योजनाओं से, वो एक नजीर है हरियाणा प्रदेश में। ऐसे हालात हमने इस हरियाणा प्रदेश में देखे हैं कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था, अगर किसान की फसल नेचुरल कैलामिटी से खराब हो गई, मौसम की वजह से खराब हो गई, तो उसको 2 रुपए और 5 रुपए के चेक दिखाए जाते। लेकिन मनोहर जी जब सत्ता में आए, आज हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जहां किसान को मुआवजे के तौर पे पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है। ये प्रदेश देखिए, जिस प्रदेश के अंदर इस तरह की व्यवस्था थी, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, जहां नौकरियों की बंदरबाट होती थी, पर्ची खर्ची चलती थी, तबादला उद्योग यहां पे स्थापित था। लेकिन मनोहर जी ने ऐसा व्यवस्था परिवर्तन किया कि आज युवाओं को नौकरी उनकी योग्यता अनुसार मिलती है, ऑनलाइन ट्रांसफर होती हैं। जिस तरह के हालात हरियाणा प्रदेश में बना रखे थे पूर्ववर्ती सरकारों ने, उस व्यवस्था को जिस तरह से मनोहर जी ने बदला है, स्वाभाविक है 2024 में जब चुनाव होंगे तो हमारी तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनेगी। ये आप लिख के रखें। हरियाणा के अंदर बात करें, देश के अंदर बात करें, जिस तरह से हमारे विपक्षी दल, आपने यात्रा का जिक्र किया, कांग्रेस ने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा हालांकि नाम दे रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी तो ये होती है, जिस पार्टी का इतिहास धर्म के नाम पे देश के टुकड़े करने का हो, वो पार्टी कहती है जी कि हम तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। जिस पार्टी के सत्ता में रहते धर्म के नाम पे दंगे होते हो, जिस दिल्ली के अंदर हमने 84 में देखा, जिस तरह से लगभग 3,500 सिखों का कत्लेआम हुआ, जिस तरह से भागलपुर जैसे दंगे हुए, जिस तरह से JNK के अंदर स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती थी, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से पलायन हुआ, और जिस पार्टी के हरियाणा में सत्ता में रहते हुए मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, इस तरह के कांड हुए, वो पार्टी एक यात्रा करके ये कहती है कि हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, सही बात तो ये है कि यात्रा की जरूरत थी कांग्रेस जोड़ने की। और ये बात बाद में जिस वक्त हरियाणा के अंदर यात्रा चली गई, उसके बाद कांग्रेस ने जो एक वीडियो पब्लिश किया, एक वीडियो जो वायरल किया, उसमें राहुल गांधी खुद कहते पाए गए कि आप मिलके काम कीजिए, इकट्ठे होके काम कीजिए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार एक झूठ का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही थी। कहते तो ये थे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हरियाणा के अंदर वीडियो वायरल होती है तो वही निकल के आता है कि साहब कांग्रेस को जोड़ो। क्योंकि जब जब यात्रा जहां जहां से निकली, वहां कांग्रेस लगातार कमजोर होती रही। ये हमने देखा है, चाहे गोवा के विधायकों का पार्टी छोड़ के जाना हो, चाहे तेलंगाना के उपचुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होनी हो, चाहे गुजरात के चुनाव के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना हो, तो लगातार इस तरह से कांग्रेस क्षीण और कमजोर होती है। इस यात्रा के जरिए एक बात तो जरूर है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना पॉलिटिकल अस्तित्व या राजनीतिक अस्तित्व ढूंढने का प्रयास अवश्य कर रही है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस का यह प्रयास मुझे लगता है किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो सकता, चाहे देश की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें। क्योंकि जिन लोगों की सत्ता को जनता ने देखा हुआ है,
जिन लोगों ने सत्ता में रहते हुए प्रदेश के संसाधनों का जिस तरह से दुरुपयोग किया, जी। जिस तरह से प्रदेश और देश के संसाधनों की लूट हुई कांग्रेस के कार्यकाल में, वो जनता ने देखी हुई है। ऐसी पार्टी किसी तरह की यात्रा निकाले, किसी तरह का पॉलिटिकल प्रोग्राम करे, मुझे नहीं लगता जनता जिन लोगों को ठीक आजमा है। चुकी है, देख चुकी है, उन पे कोई विश्वास करे। ठीक है, चलिए सर, मैं कृष्ण कुटेल जी आपके पास आ रहा हूं। इनेलो की जो यात्रा निकलने वाली है, कितना फर्क उससे पड़ेगा और इस यात्रा का मकसद क्या है? 2024 के लिहाज से क्या तैयारी इनेलो की है? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 के लिए जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि वो तैयार है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो संगठन है वो भी बहुत मजबूत है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व के अंदर 20 फरवरी से जो है कि जो पदयात्रा इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि परिवर्तन यात्रा के नाम से जो है कि चलेगी। जी। और ये यात्रा प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक गांव को छूने का काम करेगी। जी। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जो युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, महिला जो है कि वो सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है, और इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि प्रत्येक जन से जो है कि वो संपर्क साधेगी और 2024 के चुनाव के अंदर जो है कि जनादेश को जो है कि वो प्राप्त करेगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, क्योंकि जैसे कि अभी भाई प्रवीण अत्रे जी बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कि जो सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर है उसने अच्छा शासन देने का काम किया है। तो मैं प्रवीण अत्रे जी से पूछना चाहूंगा कि आज जो है युवा क्यों आंदोलित है, आज कर्मचारी क्यों आंदोलित है, आज मान ले यहाँ का जो कानूगो तहसीलदार है, पटवारी है, वो क्या क्यों आंदोलन कर रहे हैं जी। और यहाँ पर जो है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं वो क्यों आंदोलन कर रही हैं और किसान क्यों आंदोलन कर रहा है। तो ये तमाम मुद्दे जो है कि सामने हैं। और कहा कि भी कोरोना काल के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जो है कि मदद करने के लिए जो है कि वो तैयार था, लेकिन वो कोरोना काल के दौरान जो है कि इन लोगों को वो याद नहीं है कि एक मजदूर सड़क के ऊपर जो है कि वो पीटने का काम जो है कि सरकार ने किया है, यानी जिनको जो है कि रोटियों के लाले पड़े हुए थे और ये सरकार जो है कि उनको जो है कि सड़कों के ऊपर जो है कि पीटने का काम कर रही थी। यानी कि उनको रोटी की व्यवस्था करने की तो बात बहुत दूर की बात है, तो लेकिन इन लोगों ने जो है कि उनको कुचलने का काम किया। और आज वही भारतीय जनता पार्टी जो है वो गरीब वर्ग को जो है कि वो तंग करने का काम कर रही है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो, परिवार पहचान पत्र के द्वारा जो है कि उनको तंग करने की बात हो। तो ये जो हिटलर शाही जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर जो पूरे देश के अंदर कर रही है, तो जैसा हिटलर के समय के अंदर जो है कि जनता जो है परेशान थी और उनको रोटियों के लाले थे और वो और बात नहीं सोच सकते थे, वही नीति जो है कि इस भारतीय जनता पार्टी की है। वो हिटलर शाही जो है कि शासन कर रही है और इस हिटलर शाही शासन से निजात जो है कि जनता जो है कि 2024 के चुनाव में जो है कि वो दिलाने का काम करेगी। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उसके लिए जो है कि मुस्तैदी के साथ जो है कि वो खड़ी है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हैं उन नीतियों को लेकर के जो है कि चली हुई। जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि यहाँ पर जो है कि बुजुर्गों को सम्मान देने का काम किया है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो कि पेंशन काटने का काम कर रही है, यानी 3.5 लाख लोगों की पेंशन जो है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर जो है कि वो कटी है। और लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने जो है कि बुजुर्गों को जो है कि वो सम्मान देने का काम किया। छात्रवृत्ति जो योजना है, जो स्कॉलरशिप जो है, वो भी भारतीय जनता पार्टी जो है कि वो खत्म कर रही है। और चौधरी देवीलाल जी के द्वारा जो है कि छात्रवृत्ति योजना जो है कि वो चालू की थी, भाई एक दिन बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा उसको 1 रुपया मिलेगा, तो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो है कि उसको भी खत्म करने जा रही है। और काफी लंबे समय से जो है कि वो आपको भी पता है और प्रवीण अत्रे जी को भी पता है, पिछले काफी समय से जो है कि छात्रवृत्ति जो है, जो स्कॉलरशिप है, जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति और जनजाति बच्चों को जो है कि वो मिलती थी, वो लेकिन वो बंद कर दी गई है, वो मिल नहीं रही है। और जो है कि परेशान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कर रही है। ठीक है अत्रे साहब, मैं आऊंगा एक मैं पहले पहला राउंड क्लियर कर लूं, सबसे एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, आप सबका एक साथ जवाब दीजिएगा। हमारे साथ
कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता टीना कर्मवीर भी जुड़ गई हैं। टीना जी, आपका स्वागत है बड़ी बहस में, और आप ही के पास में आ रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी जन समर्थन जुटा रही है, राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं, इस बात को लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। लेकिन 2024 अब बहुत ज्यादा नजदीक है और उससे पहले 2023 में विधानसभा कई राज्यों में चुनाव होने हैं। किस तरह आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी पूरी तरीके से जो हम लोगों के बीच, अब जिस तरीके से आप देखेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों में और कार्यकर्ताओं में जो जोश है, जिसकी वजह जो अब जनता को दिख भी रहा है, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ना दिखाए, लेकिन आप देखेंगे कि जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो लोगों का एक जन समर्थन जुटा, उसके बाद आप देखेंगे कि अलग किस्म का एक उमंग, और लोग जो राहुल गांधी की तरफ देख रहे थे अब कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हम ये बात पूरी तरीके से मानते हैं कि इससे पहले हमसे बहुत गलतियां रही हुई हैं, जिसकी वजह से जनता ने शायद हमें नहीं बैठाया, भारतीय जनता पार्टी को बैठाया। लेकिन अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से अब जो जनता इनकी नीतियों से किस तरीके से परेशान है, त्रस्त है जनता। देखिए, ना तो कि युवाओं के पास रोजगार है, महिलाओं के पास कोई ऐसा इन्होंने क्या किया है कि किचन के अंदर जो एक जैसे कहें कि पोषण मिलना चाहिए था, भोजन मिलना चाहिए था, वो जो पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए था, वो इन्होंने छीन लिया है। चूल्हे के दाम, गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए। वहीं पर आप देखेंगे राजस्थान में अभी अप्रैल से 500 रुपए में हो जाएगा। लेकिन आपका हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में जो रोजगार है, नहीं, जो बेरोजगारी है वो चरम सीमा पर है, नंबर 1 पे। क्योंकि राहुल जी, आपने सुना भी होगा जिस तरीके से हरियाणा जो नंबर 1 चैंपियन बना है, वो कह भी रहे हैं अपने रैली में। उसी तरीके से जब अब जनता का जब रुख जैसे ही कांग्रेस की तरफ आया, तो हमारे अंदर भी, हमारे कार्यकर्ताओं में भी, हमारे नेताओं में भी एक अलग किस्म का एक जोश दिखने को मिल रहा है। और वो भी एक नई, जिसे कहें एक नया, एक जिसे कह सकते हैं कि एक चिंता थी जो इससे पहले जो थी वो अब दूर हो गई। अब लगता है कि अब एक उम्मीद जगी है, चाहे वो नेताओं के बीच हो, चाहे वो क्योंकि बहुत बार मीडिया के द्वारा या और तरीकों के द्वारा की कांग्रेस में गुटबाजी है। लेकिन अब देखिए कि बार बार सवाल उठा दिए जाते थे, तो हम नेताओं पे या आम कार्यकर्ताओं पे या और लोगों पर भी एक असर पड़ा। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा ने ये सबको एक तरीके से दिखाया कि ये लोग गलत थे। इन लोगों ने करोड़ों रुपए एक व्यक्ति पर खर्च किया गया, एक व्यक्ति की इमेज खराब करने पर। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरीके से एक इमेज जो एक असली इमेज, एक असली एक चेहरा था, वो सामने आया। और अब जो है हमारी जो नीतियां हैं वो एकदम बदल गई हैं। अब हम चाहते हैं कि जो जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैं एक एक पहले राउंड में सबका रिएक्शन ले लूं, फिर हम विस्तार से चर्चा आगे और मुद्दों पर भी करेंगे। विवेक चौधरी साहब, भिवानी की रैली में हमने देखा दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसको और ज्यादा मजबूत हमें करना है, समर्थन को और ज्यादा बढ़ाना है और पार्टी को मजबूती के साथ आगे चुनाव में उतारना है। कैसी तैयारी 2024 को लेकर आप लोग भी कर रहे हैं? जी, आज अगर मैं बात करूं, प्रदेश भर के अंदर हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है। और बूथ तक की अगर बात करें तो बूथ तक पहुंचने का हमारे कार्यकर्ता ने काम किया, बूथ योद्धा बनाने का काम हमारे युवा संगठन द्वारा किया गया। आज प्रदेश के अंदर जो वादे हम लेके सरकार में आने से पहले हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे थे, आज हमारा एक ही एजेंडा है उन वादों को पूरा करना। अगर मैं 75% युवाओं के रोजगार की बात करूं, उस कानून को किस तरह से पास कराया गया, विरोधियों ने अड़चने अड़ाई, कोर्ट में लंबित है, पर हमें पूर्णतः विश्वास है कि वो जल्द ही लागू करवाने का काम करेंगे कोर्ट में जीतने के बाद। 50% अगर मैं पंचायत इलेक्शन में लेडीज रिजर्वेशन की बात करूं, वो सबके सामने है। 33% रिजर्वेशन जो लेडीज के लिए राशन डिपोज में रखी गई, वो सबके सामने है। अभी मैं सुन रहा था, टीना जी की आवाज तो सही से नहीं आ रही थी, पर वो कुछ राजस्थान का जिक्र कर रही थी। मैं पूछना चाहूंगा टीना जी से कि राजस्थान के अंदर आप कितनी फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम करते हैं? हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 13 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का काम किया और किसानों को खुशहाल बनाने का काम किया। आज के दिन अगर किसी भी फील्ड की बात करूं, मैं इनेलो के प्रवक्ता को भी सुन रहा था कि हम यात्रा निकालेंगे, ऐसे करेंगे। ये बातें सिर्फ कहने मात्र तक की है। आज के दिन अगर
देखा जाए गठबंधन सरकार बहुत मजबूती से चल रही है और चुनाव जब कभी भी होंगे 2024 में उसके लिए पूर्णतः ठीक है। जननायक जनता पार्टी तैयार है। ठीक है। और आज के दिन मैं ज्यादा बात नहीं करूं, गठबंधन के सामने कोई नहीं। कांग्रेस की अगर बात करें, ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, यात्रा निकालने की बातें कर रहे थे, अभी यात्रा निकाली गई, ऐसे आई वैसे आई। रीना जी, आपका आज तक संगठन क्यों नहीं बन पाया? पिछले कई आपके प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, हर प्रदेश अध्यक्ष के बाद एक ही बात कही जाती है कि 3 महीने के अंदर संगठन बना लिया जाए। कांग्रेस की चिंता मत करिए, कांग्रेस की चिंता मत करिए, अपने गठबंधन की जिसके चिंता पास करिए। संगठन नहीं है उसके पास क्या है? चुनाव लड़ने की तो बातें करते हैं। कोई भी चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे जिला परिषद चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, उसमें एक ही बात ये कहते हैं, नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज के दिन इनका एक फॉर्मूला है, जो जीता वो हमारा, ये उस फॉर्मूले के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। कांग्रेस अगर बात करती है कि चुनाव 2024 में, मैं कहूंगा रीना जी को एक मशवरा देना चाहूंगा, 24 नहीं 29 की तैयारी कीजिए। 24 में कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ आपने जो यात्रा निकाली वो भी लोगों के सामने है, किस तरह से यात्रा निकली। यात्रा निकाली आपने, बहुत अच्छा किया, अपनी पार्टी का प्रचार करने की कोशिश की, पर वो आपको भी पता है, हमें भी पता है और लोगों को भी पता है, प्रचार हुआ या उल्टा हुआ वो सबके सामने है। वो 24 के चुनाव में भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है सर। आज के दिन जी तमाम पार्टियां आयुष जी प्रचार करिए, मैं थोड़े में ही खत्म करूंगा। एक आम आदमी पार्टी भी प्रवक्ता साथ में बैठे हैं, तो इनका जिक्र करना भी जरूरी है। आज पंजाब में इनकी सरकार बनी, तो पंजाब में सरकार बनते ही सबसे पहले इन्होंने ऐलान कर दिया कि चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ पंजाब का है और कानून पास करने का काम किया। जहां हरियाणा के हकों को छीनने का काम समय समय पे किया गया। SYL के पानी की अगर जिक्र करूं, उसको भी हरियाणा भूला नहीं है और ना भूल पाएगा। किस तरह से इनके पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब के पास तो पानी नहीं है देने के। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। SYL को YSL बनाने की सलाह ये देने का काम करते हैं। तो इन लोगों को लोग हरियाणा प्रदेश की जनता भली बात ही जान चुकी है क्या इनका रवैया है, क्या किस तरह की ये बात करते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं एक मशवरा भी दूंगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। SYL ले आओ, आप तो घर बैठे जीत जाओगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए सोरकी साहब अब जवाब भी दीजिएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार आप लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से भरोसा जनता का उठकर अब आम आदमी पार्टी पर आ रहा है, और विपक्ष ये कहता है कि साहब आप तो मदद कर रहे हैं बीजेपी की, विपक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं और बीजेपी की मदद करके उसको जिता देते हैं। देखिए पराग भाई, जहां तक अभी जो हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के और जेजेपी के जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनको सबसे पहले ये बता दूं कि ये एक बार देख ले, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके पिताजी भ्रष्टाचार की सजा में जेल काट के आ चुके हैं। और जहां तक SYL बोल रहे हैं, ये यार ऐसे झूठे प्रवक्ता को क्यों बुला लेते हो भाई? और परवीन जी आप क्या बात कर रहे हो? झूठ तो आप लोग बोल रहे हो बैठ के, आप किसके बारे में बात कर रहे हो? ये तो क्लियर कर दो। क्या आप बीजेपी का नाम ले रहे हो? बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हो भाई? पहले क्लियर तो करो ना, किसके बारे में बात कर रहे हो आप? कुछ भी बोल दोगे बैठ के, पहले अपने शब्दों को समझो, आपने क्या बोला है। बीजेपी का नाम क्यों ले रहे हो? जेजेपी के अध्यक्ष जेजेपी वो अलग से बात करो करता है, वो अलग से बात करो। सहयोगी नहीं है सरकार में ये। आप जेजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रवक्ता है, आम आदमी के। आप अपनी पार्टी की विचारधारा बताइए ना, आपके पास क्या है? SYL की है, मैंने SYL हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, लेके चलिए सोरकी साहब मुद्दे पर आइए और अपनी बात रखिए। देखो 2024 की तैयारी की चर्चा है। 2024 में हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। 30 दिन के अंदर SYL पे जो है सब फैसला हो जाएगा, आप देख लेना, ये दावे के साथ कह सकते हैं। ये बड़ा आप लोग सब जगह इतनी बार सरकारें आपकी बीजेपी की तीनों जगह सरकार रह चुकी, जेजेपी जो आज इनकी ब्रेकिंग दे दी, वो तीनों जगह सरकार रह चुकी और हम देख चुके क्या असर हुआ। और दूसरी चीज, जहां बीजेपी के मेरे साथी प्रवक्ता बैठे हैं, 2019 में चरखी दादरी हरियाणा में रैली हुई थी। मोदी जी ने दावा किया था कि हम पाकिस्तान का पानी रोक के हरियाणा और पंजाब को पानी देंगे। आज हरियाणा और पंजाब दोनों अपना पानी मांग रहे हैं, लेकिन मोदी जी हरियाणा और पंजाब को लड़वाने का काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान को के बारे में मोदी जी बताएं कि उनका क्या स्टैंड है, वो पाकिस्तान क्यों प्यारा है उनको।
पाकिस्तान का पानी मोदी जी क्यों नहीं रोक रहे, वो बताएं ये साथी प्रवक्ता। और जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की जो बात चल रही है पराग जी, मैं यहाँ हमारे साथी प्रवक्ताओं को बताना चाहूंगा, आप एक चीज जो है ना हमें बड़ी समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ खर्च करके राहुल गांधी को एक राष्ट्रीय मनोरंजन का साधन बना दिया, और उसी राष्ट्रीय मनोरंजन के साधन को पप्पू के रूप में इस्तेमाल करके इन्होंने एक विकल्पहीनता पैदा कर दी, जिसके कारण ये सत्ता में आए। लेकिन आज देश की जनता के सामने आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़ी हुई है। और जहां तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है, आप देख लेना, आखिर में सिर्फ ये बोला जाएगा कि भाई देख लिया होगा पूरे देश ने, भाई मैं पप्पू को नहीं, ये इस भारत जोड़ो यात्रा का अंत होगा। ठीक है। और ये निश्चित है कि आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारी के साथ और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में विकल्प के रूप में आज जनता के सामने खड़ी हुई है। चलिए प्रवीण रत्रे जी बड़ा चैलेंज कर रहे हैं सोरकी साहब आपको, मैं चाहूंगा सबका, चूंकि आपके पास जवाब है, बस संक्षेप में सबका जवाब आप दें। हाँ देखिए, मैं थोड़ा समय जरूर चाहूंगा क्योंकि मुझे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब भी देना है, एनएलडी और कांग्रेस का। पहले आम आदमी से शुरू करता हूँ। देखिए मैं हैरान होता हूँ, जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जाता है 100% जमानत जब्त, उत्तराखंड में जाता है 100% जमानत जब्त, हिमाचल में जाता है 100% जमानत जब्त, गुजरात के अंदर जो स्थिति हुई हमने सब देखी। जिस राजनीतिक दल के पास एक भी चुना हुआ लोकसभा सांसद, परवीन जी आप ये बताइए, बीजेपी की जमानत बीच में मत बोलो भाई, अटल बिहारी वाजपेयी सोरकी साहब एक एक करके बात रखेंगे तो सभी लोग समझ पाएंगे, प्लीज। ठीक है अदरे साहब आगे बढ़िए। पार्टी की स्थिति ये हो, जो पार्टी हरियाणा में कहते हैं ना थूक से पकोड़े बनाना, जो पार्टी थूक से पकोड़े बनाती हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करती हो अंतरराष्ट्रीय स्तर की, दिल्ली में एक भी स्कूल ना बनाया हो, एक भी अस्पताल ना बनाया हो, उनसे बड़ा झूठ कौन बोल सकता है? आप देखने का चैलेंज लो, दिल्ली के अंदर आप हॉस्पिटल देखने का अरे भाई रुक जाओ भाई, बोलो यार, अरे आपकी झूठ यहाँ नहीं चलेगी। एक हॉस्पिटल का नाम बताओ जो आपने बनाया हो दिल्ली में, एक स्कूल का नाम बता दो जो आपने दिल्ली में बनाया हो, यहाँ झूठ नहीं चलेगा, यहाँ झूठ नहीं चलेगा आपका। मेरे सामने कम से कम आप एक नाम बता दो, एक नाम। आपको दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 5 प्लॉट दिए थे स्कूल बनाने के लिए, एक भी प्लॉट पे स्कूल नहीं बना सके आज तक। आपको जानकारी नहीं है। अब आगे इनकी बात, ये कहते हैं जी पाकिस्तान का पानी मोदी जी ने कहा था। जानकारी के अभाव में प्रवक्ता अगर आगे बैठ जाएगा और कुछ भी बोलेगा तो कैसे चलेगा? इनको पता नहीं है दीर्घकालीन योजना है। शाहपुर का डैम लगभग तैयार हो चुका है, कोविड की वजह से डिले हुआ था। 5-4 डैम और बनने हैं, पानी रुकेगा मित्र, लेकिन वो 1 या 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, काम चल रहा है उस पर, आपकी जानकारी नहीं है आपको। अब मैं बात करता हूं कांग्रेस की बहन जी की। देखिए कांग्रेस की बहन जी ने राजस्थान का जिक्र किया, बिल्कुल सही कहा हमारे भाई विवेक ने। भाई राजस्थान का किसान अपना बाजरा लेके भटकता फिरा, हरियाणा में आके अपना बाजरा बेचने पे मजबूर हुआ, 1000 रुपए से ज्यादा आप उसको बाजरे का भाव नहीं दे सके, जबकि एमएसपी 2250 थी। आप बात करते हो। अब बात करता हूं, देखिए कुछ सवाल उठाए गए रोजगार। एक तो कांग्रेस और मेरे विरोधी मित्रों का ना एक मनपसंद मुद्दा या विषय कह लीजिए, क्योंकि वो झूठ का नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं जब रोजगार की बात करते हैं। लेकिन हमें बात करनी चाहिए आंकड़ों से, फैक्ट से। जिस 2014 के बाद हरियाणा के अंदर कितनी नौकरियां मिली और उससे पहले कितनी मिली, हमें तुलना करनी पड़ेगी। 2014 के बाद लगभग 1 लाख सरकारी नौकरी पारदर्शी तरीके से बिना पर्ची बिना खर्ची मिली। इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए जिनके कार्यकाल में इतनी नौकरियां मिली हो सरकारी। हरियाणा के 12.5 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योग में इस सरकार के अंदर नौकरी प्राप्त हुई। एक आंकड़ा चुकाने वाला है, हरियाणा के टोटल 30,06,000 युवा प्राइवेट उद्योग, 33,06,000 युवा प्राइवेट उद्योगों में नौकरी करते हैं, जिनमें से 12,60,000 इस सरकार में लगे हैं। मतलब 33% से ज्यादा। 1966 में हरियाणा बना, 1966 से लेके 2014 तक कितने लोग लगे? मात्र 65%। लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में 1/3 से ज्यादा। ये होता है काम, जिसको समझना पड़ेगा। एक प्राइवेट एजेंसी है कांग्रेस कार्यकर्ता की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, महेश व्यास उसके एमडी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, चुनावी मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य रहे हैं, हम सब जानते हैं। वो एक आंकड़ा जारी कर देती है एजेंसी, और हमारे मित्र जो है उसको लेके चिल्ला चिल्ली शुरू कर देते हैं। जबकि जो हरियाणा की जनता ने परिवार पहचान पत्र में सेल्फ डिक्लेरेशन खुद घोषित किया है, लगभग 6.5 लाख युवाओं ने बताया है कि वो बेरोजगार है।
ये हरियाणा की स्थिति है। लेकिन झूठ बोल के एक नैरेटिव खड़ा करने, अभी एक बात कर रहे थे एनएलडी के प्रवक्ता, वो भी बड़ा हैरान करने वाला काम है साहब। देखिए इन्होंने पेंशन काट दी, समझना पड़ेगा 2014 तक हरियाणा के 13,77,000 पेंशनर थे जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलती थी। आज वो संख्या है 17 लाख। अब हमने काटी या बढ़ाई, तुलना आप कर लीजिए। हाँ, एक विषय जरूर है, क्योंकि हुड्डा साहब की जब सरकार थी उन्होंने कानून बनाया, नियम बनाया कि 1,20,000 तक जिसकी सालाना जिस दंपत्ति की आय होगी उसको बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। मनोहर जी ने उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ हो। अब जिस दंपत्ति की 2 लाख रुपए सालाना आय है उसको बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, ये कानून है। लेकिन जो दंपत्ति की आय बढ़ गई पहले से ज्यादा, या जो कोई पेंशनर था या कोई ऐसा बुजुर्ग था जो सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ पेंशनर था लेकिन वो पेंशन ले रहा था, वो नियम के तहत वो उसका वो ले नहीं सकता, क्योंकि नियम ये कहता है कि आपकी 2 लाख से कम आय होनी चाहिए। ऐसे विषय के अंदर अगर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो हमारे विरोधी मित्र। अच्छा, एक और चीज बड़ा आपको आंकड़ा बताता हूं। जिस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट डीबीटी हुआ मनोहर सरकार के कार्यकाल के अंदर, लगभग 2016 की बात है, उस वक्त बुजुर्गों की पेंशन सीधा उनके बैंक खाते में जाएगी, सरकार ने यह सुनिश्चित किया। आपको याद होगा विरोधियों ने बहुत उसका विरोध किया था, बहुत उन्होंने चिल्ला चिल्ली की कि बुजुर्ग कैसे जाएंगे बैंक में, गांव में तो बैंक नहीं होता, ये तो सरकार गलत कर रही है। 3,75,000 ऐसी पेंशन थी जो डीबीटी की वजह से सामने आई, जो पेंशनर इस दुनिया में नहीं था। वो 3,75,000 लोगों के पेंशन के नाम पे जो पैसा जा रहा था वो किसकी जेब में जा रहा था? ये जो चिल्ला चिल्ली करते हैं ये वो लोग करते हैं जिनकी जेब में वो पैसा जा रहा था। लगभग 1,000 करोड़ रुपया हरियाणा के एक्स चेकर का बचना शुरू हुआ जब इस सरकार ने डीबीटी के जरिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। तो वो जो पारदर्शिता आई उससे लगभग 1,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। वो 1,000 करोड़ रुपया किसकी जेब में जा रहा था? ये सवाल पूछने वाला है। और यही चीजें परेशान करती है हमारे विपक्षी मित्रों को, इसलिए वो इस पे एक झूठ का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अब एक और चीज बता देता हूं, बीपीएल कार्ड के ऊपर सवाल खड़ा किया। देखिए बीपीएल कार्ड के अंदर 1,80,000 से कम आय जिसकी होगी उसका बीपीएल कार्ड बनेगा। जिन लोगों की आय 1,80,000 से ज्यादा है तो नियम के मुताबिक उसका बीपीएल कार्ड नहीं बन सकता, हम सब जानते हैं जी। जब सरकार ने इन नियमों के ऊपर काम करना शुरू किया, परिवार पहचान पत्र के जरिए परिवार का डाटा सरकार के पास आना शुरू हुआ, परिवार की कितनी आमदन है ये परिवार ने स्वयं घोषित किया, तो लगभग 9,60,000 जो कार्ड थे वो ऐसे सामने आए जिसके अंदर कोई परिवार तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था। देखिए जो आदमी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है स्वाभाविक है उसकी आमदन 1,80,000 रुपए से सालाना ज्यादा है। कोई परिवार ऐसा था जो सरकारी नौकरी में था या सरकारी नौकरी से रिटायर था या प्राइवेट नौकरी में था जिसकी आमदन 1,80,000 रुपए से ज्यादा है। अब सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जो आदमी योग्य है यानी कि जिसको योजना का लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ क्यों ना मिले। ये वो सरकार है जिसने 12 लाख बीपीएल कार्ड एक क्लिक में बनाए हैं। हरियाणा प्रदेश में टोटल 29 लाख बीपीएल कार्ड है, 12 लाख कार्ड एक क्लिक में इस सरकार ने बनाए हैं। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र क्या कहते हैं, साहब कार्ड काट दिए, बीपीएल कार्ड काट दिए। ये एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है। क्योंकि परेशानी इस वजह से है कि जैसे जैसे पारदर्शिता आ रही है तो जो लोग संसाधनों की लूट करते थे उन लोगों पे अंकुश लग रहा है। वो जब अंकुश लग रहा है, वो भ्रष्टाचार के गले पे जब फंदा पड़ रहा है तो मेरे मित्रों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए इस तरह का झूठ चैनल पे आके बोल देते हैं, कहीं भी खड़े होके बोल देते हैं। ठीक है, चलिए टीना जी जवाब देना चाह रही हैं, बोलिए मैम। जी जी, देखिए जैसे सीएमआई की रिपोर्ट के बारे में बोल रहे हैं, जब गुजरात में आती है और यूपी में आती है तो ये बहुत वाहवाही लूटते हैं इसी रिपोर्ट के बदौलत कि ये कहते हैं कि देखो हमारी रोजगार के ऊपर तो इन्होंने बहुत तारीफें की है, लेकिन जब हरियाणा की बात आती है तो शांत हो जाते हैं। ये कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है। कितनी अजीब बात है ना, जब इनको वाहवाही लूटनी होती है तब तो ये बहुत ज्यादा वो करते हैं। अब दूसरी बात मैं इनको बता दूं, अगर जनता इनसे परेशान नहीं है, रोजगार नहीं है हरियाणा प्रदेश में, तो क्यों आज जो वो पीएचडी करा हुआ है कि व्यक्ति आज भी क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है? क्यों आज डीसी रेट पर ये लोग ठेके पर नौकरियां दे रहे हैं? इन्होंने नौकरी, जो भारत के अंदर एक नौकरी की एक अवधारणा थी, उसको कैसे बदला है? ये डीसी रेट पे युवाओं को जो रोजगार के नाम पर रोजगार दे रहे हैं वो क्या है? ये सरासर अन्याय है। और आप चाहे अगर इन्होंने राजस्थान की बात की, आप ये देखिए 26 जनवरी को महारेली जो हुई अभी जिंद में जो होने वाली है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश के किसान इनसे कितने परेशान है। क्यों
नहीं कर रहे हैं? क्यों? इससे पहले भी 750 के करीब जो किसानों ने शहादतें दी, वो कहाँ हुई? वो किसकी वजह से हुई? सबको पता है, वो उसमें भाजपा ही था, भाजपा की वजह से इनके यहाँ। टीना जी, एक मेरा सवाल है, चूंकि मुद्दे कई सारे हैं और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने मुद्दे उठा रही हैं, लेकिन 2024 में इन मुद्दों को समेटकर क्या विपक्ष एक हो पाएगा? ये सबसे अहम सवाल है 2024 के इस बार के चुनाव के लिए। तस्वीर हमने पहले भी एकता की देखी है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बार कितनी कामयाबी मिल पाएगी अगर एकजुट हुए तो, और क्या एकजुट हो पाएगा? इस बार हमें पूरी उम्मीद है और बहुत सकारात्मक है हम, क्योंकि उम्मीद क्यों मिल रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आप देखेंगे कि इनसे जब ये लगातार सत्ता में रहेंगे, हर बार कहते हैं कि हम तो चुनाव जीत जाते हैं, जनता हमें चुनाव में जिता देती है, ठीक है, आप मानते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि चुनाव जीतने के बाद ये करते क्या है? विकास के नाम पर इनका IT सेल तो राहुल जी के टी-शर्ट पर ध्यान देता है। इनके यहाँ विकास जो है, देश के प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पर, ये लोग तो चुनाव में व्यस्त रहते हैं। विकास के नाम पर ये वोट जरूर ले लेते हैं, लेकिन विकास करे भी तो सही। इनके यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत नारा दिया गया था, लेकिन वही संदीप जी आप देखिए कि किस तरीके के क्या क्या उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं। ये सब देखिए आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बारे में भी बोलना चाहती हूँ। ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, ये VVIP पार्टी है। इनके यहाँ भ्रष्टाचारी में सबसे नंबर 1 है। ये तो कह रहे थे कि हम अलग किस्म की राजनीति देने वाले हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। ये लोकपाल बिल आज तक नहीं आया है, उसका इंतजार कर रही है ना। दिल्ली में सरकार है, पंजाब में क्या हाल कर दिया है दिल्ली का, और कूड़े का ढेर बना दिया है इन्होंने दिल्ली का। और अब पंजाब की बात करें, नशे में युवा आज भी उतना ही है, कितना बढ़ रहा है नशे में युवा। जहां युवाओं को रोजगार, और आज के समय में अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे अहम मुद्दे हम अभी तो सरकार बनी है, थोड़ा इंतजार करना होगा ना। अभी तो सरकार बनी ही है उनकी, अभी थोड़ा इंतजार तो करना होगा। नहीं, लेकिन ये हर बार जाके ये तो कहते हैं कि हमें एक मौका दो, मौका देने के बाद करते क्या है? चाहे दिल्ली में हो चाहे वो, इन्होंने यहाँ कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं बनाया, लेकिन शिक्षा का मॉडल देने का नाम, क्योंकि चलिए सोरकी साहब आऊंगा आपके पास में जवाब देने के लिए, लेकिन पहले मैं, ठीक है, स्कूल अस्पताल है, ठीक है, ये शिक्षा मॉडल का नाम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले मैं कुटेल जी से एक जवाब ले लूं। कुटेल साहब, एक तरफ बीजेपी और जेजेपी है, उधर कांग्रेस पार्टी है, उधर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का दावा आपने सुना, सुर्की साहब ने क्या कहा कि सरकार उनकी बनेगी। राजस्थान की बात कर लें आप, हरियाणा की बात कर लें, केंद्र में सरकार बनाने की वो बात कर रहे हैं। हरियाणा में वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी, आप SYL का मुद्दा उठाइए, कोई मुद्दा उठाइए। बताइए सर, मुकाबला सिर्फ एक पार्टी से आपका नहीं है, आप अकेले पड़ रहे हैं क्या? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो जनता को हितों में कार्य करती है और जनता के हितों को लेकर के ही जो है वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करती है और उसको लागू करने का काम करती है जी। आपने देखा होगा जब चौधरी देवीलाल जी की सरकार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी, जो वायदे चौधरी देवीलाल जी ने जनता के साथ किए उनको पूरा करने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके जो है गांव को मजबूत, ग्रामीण अंचल को जो है कि मजबूत करने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है उसी स्ट्रेटेजी रणनीति को लेकर के जो भाईचारा कायम करके जो है कि यहाँ पर सरकार बनाने का काम किया। क्योंकि आज तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि जातियों में बांट करके राजनीति कर रही है, धर्म के नाम पर जो है कि वो राजनीति कर रही है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि सबका सम्मान और सबका विकास साथ करके जो सर, इस विचारधारा पे आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार कैसे भरोसा जीतेंगे, सवाल ये है ना। ऐसे है, जनता जो है कि आने वाले समय के अंदर जो है जी वो बीजेपी के कुशासन से तंग है जी, और बीजेपी के शासन को वो अच्छी प्रकार से जो है कि वो देख चुकी है। जिस प्रकार से जो है कि 8 वर्षों तक जो है कि बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया, ठीक है, युवाओं को जो है कि उनको तंग करने का काम किया है जी। और यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको जो है कि सम्मान देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। और जो अभी भाई प्रवीण अत्रे जी जो बोल रहे थे, हमने जो है कि रोजगार युवाओं को जो है कि रोजगार देने का काम किया है। तो लेकिन आज युवा जो है
वो त्राही त्राही क्यों कर रहा है, यानी वो रोजगार के मारे जो है कि वो क्यों भटक रहा है। चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा अत्रे साहब से, लेकिन उससे पहले एक सोरकी साहब से मैं छोटा सा रिएक्शन ले लूं। सोरकी साहब बोलिए, बहुत जल्दी से बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, मैं टीना जी को ये बताना चाहता हूँ, हाँ, चौतरफा निशाना आपके ऊपर। आम आदमी पार्टी सिर्फ जो है ना झूठे वायदे नहीं करती, 50-60 पेज के घोषणा पत्र जारी नहीं करती, और सीधी जो है गारंटी के रूप में लोगों से वायदा करती है। और जितनी जो गारंटी आम आदमी पार्टी ने आज तक दी है वो सारी पूरी आम आदमी पार्टी सिर्फ पूरी करती है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी आज एक ऐसी सरकार है जो ये दावा करती है अगर आपको सरकार से कोई काम है तो सरकार के पास आप नहीं जाओगे, सरकार आपके पास आएगी। और ये बखूबी दिल्ली के अंदर चल रहा है। और दूसरी चीज जो है, अभी जो बड़े बड़े जो दावे जितने भी जो किए जा रहे हैं, अभी हमारे साथी बीजेपी के जो प्रवक्ता जो बोल रहे थे, अभी आप ये देखें जुमलों की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अभी 2022 खत्म होते ही 2 जुमलों पे और जो है परवीन आत्रे जी जवाब दे दें। ठीक है, है, मोदी जी ने ये नहीं बोला था 2022 तक सभी किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और पूरे देश के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके पास। चलिए इस पर ही जवाब ले लेते हैं। बार बार ये मुद्दा अत्रे साहब जनता माफी विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, और इसके साथ ही कोटेल साहब क्या कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा, अगर आप नौकरियां दे रहे हैं तो पक्का करने को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, अलग अलग विभागों के कर्मचारी परेशान हैं, लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं। बहुत संक्षेप में ऐसा है कि मैं जो पहले भी कह रहा था, दोबारा दोहराता हूँ, विपक्ष एक झूठ का नैरेटिव खड़ा करना चाहता है। राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी झूठ नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं सर, आप ही लोगों का तो सवाल है। प्लीज प्लीज देखिए समय बहुत कम बचा है, चौधरी साहब के पास भी अभी जाना मुझे। प्लीज सर, कुटेल जी, सोरकी साहब, प्लीज प्लीज जवाब तो ले लें सर, जवाब तो ले लें प्लीज। कृष्ण कुटेल जी, कृष्ण कुटेल जी जवाब तो ले लें सर। ठीक है सर, जवाब तो लीजिए प्लीज प्लीज। देखिए ऐसा है कि ये झूठ का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, डिबेट में आते हैं, एक राजनीतिक भाषण दे देते हैं, युवा परेशान है जी, किसान परेशान है, राजनीति तो आप प्लीज कुटेल साहब, समय बहुत कम है मेरे पास, कुटेल साहब से जवाब की बात चौधरी साहब के पास भी जाना है। क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो? आपकी बारी में बोल सकते हो ना, अत्रे जी आप आगे बढ़िए सर, आप आगे बढ़िए प्लीज। कुटेल साहब आप ही का जवाब ले रहा हूँ सर, बीच जवाब नहीं चाहते हैं क्या? प्लीज अत्रे साहब आगे बढ़िए। होना ये चाहिए कि आप आंकड़े दीजिए, आप फैक्ट्स बताइए, लेकिन आप एक राजनीतिक भाषण देते हैं। अब मैं इन बताता हूं, देखिए जो लोग लगातार किसान के नाम पे राजनीति करते रहे, किसान को अपना वोट बैंक समझते रहे, जब वो सत्ता में थे तो किसान को, मैं एनएलडी की बात कर रहा हूं, 3000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था किसान को एनएलडी की सरकार में। अतिया हुडा साहब की सरकार, मुआवजा हो गया 6000 रुपए। मनोहर जी ने कितना किया? 15000 रुपए। देश में हरियाणा सबसे ऊपर है मुआवजा देने में, नंबर 1। दूसरी बात देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान को बिजली नहीं मिलती थी, 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली, चाहे एनएलडी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। मनोहर जी ने सुनिश्चित किया हरियाणा के अधिकतर गांव में 24 घंटे बिजली, ये मनोहर जी ने आके किया, जो हरियाणा किसान की। दूसरी चीज, खेती बड़ा जोखिम फ्री धंधा था, खेती के अंदर जोखिम इतना था, लेकिन मनोहर जी ने इसको जोखिम फ्री किया, चाहे भावांतर भरपाई योजना के लाके, जो मैंने मुआवजा का जिक्र किया उसके। पहले हम अक्सर सुनते थे कि किसान ने अपना टमाटर सड़कों पे फेंक दिया, किसान अपना आलू सड़कों पे फेंकने को मजबूर हो गया। क्या आपने अब कभी सुना है कि किसान अपना टमाटर या आलू सड़कों पे फेंकने को मजबूर हुआ? भावांतर भरपाई जैसी योजना लेके आए जिससे किसान के ऐसे हालात ना आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, चलिए समय बहुत कम है। चौधरी साहब के पास में जा रहा हूं, विवेक चौधरी जी। ठीक है, बासमती को बाजार भाव से ज्यादा खरीदा है पिछले सीजन में। इस सरकार ने बासमती को भी बाजार भाव से ज्यादा खरीदा है। हैफेड डिपार्टमेंट ने 2 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल हैफेड एक्सपोर्ट कर रहा है हरियाणा प्रदेश के किसान का, बाजार भाव से ज्यादा खरीद के। ये किया इस सरकार ने। ठीक है सर, अब बात रोजगार की। देखिए जब भी हम सीएमआई की रिपोर्ट का हम अक्सर जिक्र करते हैं, लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जो सरकारी नौकरी है, जो प्राइवेट नौकरी है, उसके बारे में बता चुका हूं। उसके अलावा इस सरकार ने ऐसी योजनाएं लाई हैं जो युवाओं को रोजगार देने में सक्षम हो। हरियाणा के अंदर आप जानते हैं केंद्र की एक योजना है मुद्रा योजना, जिसमें 16,85,000 युवाओं ने हरियाणा में इस योजना का लाभ लिया। जिस योजना के तहत युवा नॉमिनल मुद्रा लोन दे दिया, बस उसको खत्म कर दिया, अपना काम धंधा कर सकते हैं। 16,85,000। एक योजना है सक्षम युवा योजना,
जो युवा ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको महीने में 100 घंटे काम करना होगा, और उसको अगर ग्रेजुएट है 6,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट है 2,000 रुपए, जिसको हम बेरोजगारी भत्ता भी कह सकते हैं। ये योजना भी ये सरकार लेके आई है, और इसके अच्छा साहब माफी चाहूंगा सर, समय चूंकि योजना आप गिनाते रहेंगे, समय इतना ही है। और चौधरी साहब बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा आपसे, मोदी मैजिक चलेगा 2024 में या फिर यात्राओं का असर दिखेगा? बहुत संक्षेप में। जी 2024 में सभी पार्टियां अपना अपना काम करेंगी और चुनाव बहुत ही तरीके से लड़ा जाएगा। जो लोग बातें तो कर रहे हैं किसी के नाम लेके चलने की और विचारधारा बताने की, उनसे ये भी पूछना चाहूंगा कि विचारधारा सिरसा से बाहर नहीं निकल पाई। 19 पे थे जब हमने छोड़ा था, आज कहां पहुंच गए? भाई एक पे सीमित है, एक भी अगले चुनाव में नहीं दिखेगी। मैंने टीना जी से सवाल पूछा था कि कांग्रेस का आज तक संगठन क्यों नहीं बन पाया, उसका टीना जी के पास जवाब नहीं था। भाषणबाजी तो जरूर कर दी। और मेरे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से SYL का जब जिक्र किया गया तो ये कहने लगे कि हरियाणा में सरकार बनते ही 30 दिन के अंदर पानी आ जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद हम यही करेंगे सर। पानी तो पंजाब ने देना, हरियाणा में ठीक है, ठीक है, चलिए उम्मीद हम यही करेंगे कि आप सभी के संगठन मजबूत हों और जनता के मुद्दों को मजबूती के साथ उठाएं। आज चूंकि समय इतनी, इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।